तो गाइस चलो आज बात करते हैं नेचुरल सिलेक्शन के बारे में कि आखिर ये जो नेचुरल सिलेक्शन है वो हमेशा फिजिक्स के दायरे में कैसे बंधा रहता है। मतलब देख लो, हमारा शरीर बिल्कुल ऐसे विकास हुआ है कि हम जो अपना हाथ पैर है सभी के एकदम एफिशिएंटली इधर उधर मोड़ पाते हैं। आप पक्षियों के एरोडायनेमिक्स को देख लो, आप फैल्कन जो पक्षी है उसको ही देख लो, वो एकदम हमेशा जो है एकदम फिजिक्स के दायरे में ही बंधा रहता है। और उसके आप आसपास आप जितने भी अभी देख लो, मतलब पक्षियां हैं, उनके एरोडायनेमिक्स को ही यार देख लो। उनका जो पंख है, उनका जो शरीर है, पूरा एरोडायनेमिक्स के हिसाब से विकसित हुआ है। आजकल के जो पक्षी हैं वो लगभग 300 से 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ान भर सकते हैं। फैल्कन को ही देख लो, जैसा मैंने पिछला एग्जाम्पल दिया। तो मुझे ये बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है कि एकदम जो नेचुरल सिलेक्शन है वो एकदम एफिशिएंटली कैसे मैनेज कर पाता है। हमको लगता है कि नेचुरल सिलेक्शन एकदम रैंडम होता है, लेकिन ये रैंडम है नहीं। क्योंकि हमें आसपास जितनी भी सारी चीज़ें दिखती ना, ऐसा लगता है जैसे वो रैंडम है ही नहीं। यार कैसे रैंडम हो सकता है बताओ ना। नेचुरल सिलेक्शन देखो, हमारा शरीर बिल्कुल जो हमें ज़रूरत है बस उसी हिसाब से ढला है। हमारा देख लो ना, हमारे पास ज़्यादा ताकत है दूसरे जानवर के हिसाब से, और ना ही बड़े बड़े पंजे हैं शेरों के जैसे, और ना ही हमारा शरीर उतना एफिशिएंट है कच्चे खानों को पचाने के लिए, ठीक है ना। लेकिन हमारा शरीर हमारे हिसाब से बिल्कुल एफिशिएंटली ढल चुका है। और हमारी सिर्फ एक चीज़ है जो हमें सभी जानवरों से अलग बनाती है, और वो है हमारा दिमाग। हमारे दिमाग को नेचर ने ऐसे, इस मदर नेचर ने ऐसे विकसित कर दिया कि हमने ये सारे जो हमारे अंदर ताकत होते हुए ना भी, मतलब फिजिकल ताकत ना होते हुए भी, हमने इस अर्थ पे राज किया है। आप देख सकते हो। और इसी कारण हम, मुझे सही बताऊं तो नेचुरल सिलेक्शन बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लगता है कि यार हमें दिखता तो भले ही रैंडम है, लेकिन ये रैंडम है नहीं। क्योंकि सभी कुछ ज़रूरत के हिसाब से ढल रहा है। उन पक्षियों को देख लो, वहाँ एकदम भाग गए, उड़ान भर रहे हैं। उनके एरोडायनेमिक्स को यहाँ देखो, छोटे छोटे पक्षी, ये देखो इनके एरोडायनेमिक्स को देखो, एकदम यार एकदम से उनके पंखों को, उनके सिर को, उनके बॉडी के कर्वेचर को, एक एक चीज़ को देखोगे ना तो पता चलेगा कि सब एरोडायनेमिक्स के हिसाब से ढला हुआ है। नेचुरल सिलेक्शन वाकई में वियर्ड है। नेचुरल सिलेक्शन क्या, ये पूरा नेचर ही वियर्ड है। सब कुछ फिजिक्स के दायरे में बंधा हुआ है। हम अब देखो, ये हम कोई भी नया इन्वेंशन करते हैं, जैसे हवाई जहाज़ को ही देख लो, तो उनके एरोडायनेमिक्स को भी देख लो यार, पक्षियों के जैसे ही बिल्कुल हैं। तो हम यदि कोई भी चीज़, नया चीज़ इन्वेंट कर देना, तो यदि हमें उसका कोई सॉल्यूशन नहीं दिख रहा तो हम बायोलॉजी का ही सहारा लेते हैं, इस नेचर का सहारा लेते हैं। तो हमें पता चल जाता है कि हाँ, ये सारी चीज़ें ऐसे काम करती हैं। क्योंकि नेचर में जो सिलेक्शन होता है, जो नेचुरल सिलेक्शन होता है, वो हमारी तुलना में काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है। क्योंकि वो बिलियन सालों से बिल्कुल एक एक बारीकी से जांच कर करके वो नेचुरल सिलेक्शन उन जीवों के अंदर आया है। हम देखो, अब इंसानों को देखो, आज से 2-4 दशक पहले ही एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी? बहुत ज़्यादा थी, कम थी, लगभग 30-40 के आसपास ऐसे ही था। लेकिन अभी जो पोषण जो मिला है इंसानों को, हालांकि दवाइयों की वजह से तो काफ़ी ज़्यादा बीमारियां आ गई हैं, कई सारी जो फेक दवाइयां हैं, और भी खान पान लाइफ स्टाइल के चलते। लेकिन यदि आप अपने आप को हेल्दी रखोगे तो आजकल बहुत सारे न्यूट्रिशन टाइप के फूड अवेलेबल हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमारी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, हमारे मतलब ज़रूरत के हिसाब से। और ये भी देखने को मिलता है कि पहले, मतलब कि क्या ही बताऊँ यार, पहले बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ताकतवर, सही में बड़े बड़े इंसान हुए हैं। क्योंकि पहले उनके पास इसके अलावा कोई काम होता ही नहीं था। अभी देख लो, मेंटली काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब कैसे बताऊँ यार, पहले को मैं तो देखा तो नहीं हूँ, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य हैं, कई सारे राजा हैं जो शेरों को मार गिराते थे। अब पता नहीं चंद्रगुप्त मौर्य ही कौन है। जो राजा को एक बार था ना, ऐसे देखा था कि कहीं पे, कहाँ है, किस किताब में मैंने पढ़ा था ऐसे ही, कि इंटरनेट पे ऐसे ही, कि
एक राजा ने शेर को तक को मार गिराया था अपने तलवारों से। तो पहले वाकई में काफ़ी बड़े बड़े ताकतवर इंसान हुआ करते थे, आज भी हैं, लेकिन वो बंदूक का सहारा लेते हैं। हम भी, लेकिन नेचुरल सिलेक्शन को यार मैं बात कर रहा था, इन सब कुछ यार तो नॉनसेंस लग रहा है ये सबको बात करना मेरे लिए। मैं नहीं जानता इस हिस्ट्री में क्या हुआ होगा, आई डोंट नो। तो अब नेचुरल सिलेक्शन के हिसाब से देखा तो सारी चीज़ फिजिक्स के दायरे में कैसे बंधी रहती हैं बताओ ना। एकदम आप सब चीज़ के एरोडायनेमिक्स को देख लो, आप इन पेड़ों को देख लो, पेड़ अपने हिसाब से पेड़ों के जो कैसे पानी को एफिशिएंटली अपने हर एक पत्ती के अंदर वाटर को ट्रांसफ़र कर लेता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो अब ये तो कैपिलरी एक्शन है जो पेड़ों में देखने को मिलता है। उनके तने को आप देखोगे उसमें छोटे छोटे रेशे होते हैं, तो उस रेशे के हिसाब से वो कैपिलरी एक्शन से अपने पौधे के एक एक पत्ती तक उस पानी को ट्रांसफ़र कर देता है। वियर्ड। नेचुरल सिलेक्शन वाकई में बेस्ट है। अब पहली बात तो ये है कि हमारे अर्थ पे लाइफ आया तो आया कहाँ से, यही बात सबसे माय फर्स्ट क्वेश्चन इज। अब कैसे आया होगा, आपको क्या लगता है सबसे पहला लाइफ इस अर्थ पे कैसे आया होगा? सबसे पहले तो 8 से 4.5 बिलियन ईयर्स पहले ये जो अर्थ है इससे पानी आया। अब मुझे नहीं पता, देखो अब पृथ्वी के फॉर्मेशन के हिसाब से, अब जितना मैं जानता हूँ इस हिसाब से देखो, अब यार आगे पीछे सब चल रहे हैं, मुझे वियर्ड लग रहा है। पहले बहुत ज़्यादा डर हुआ करता, लेकिन अब नहीं है क्योंकि मैंने उसको ख़त्म कर दिया। तो अब नेचुरल, अब देखो अर्थ आज से कितना 4.5 बिलियन ईयर्स पुरानी है हमारी पृथ्वी, ठीक है ना। तो 4.5 बिलियन ईयर्स पुरानी है। उस समय पृथ्वी एक धधकता आग का बस गोला ही थी और कुछ नहीं। और उस समय पता नहीं पानी कहाँ से आया ये तो पता नहीं, लेकिन हमारी जो अर्थ है वो हैबिटेबल जोन में है। अब हैबिटेबल जोन में है हमारी पृथ्वी, तो ये जो पानी है वो लिक्विड स्टेट में आ सकता है। अब जब लिक्विड स्टेट में है तो उस समय ना तो कोई वायरसेस थे ना कोई बैक्टीरिया थे, बस एक ही चीज़ थी कि यहाँ पर लाइफ के लिए एकदम सारे मटेरियल्स अवेलेबल थे। कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। पानी तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो भरपूर मात्रा में, क्योंकि अब पानी में देख लो ड्यूटेरियम और ऑक्सीजन दोनों अवेलेबल है। अब पहला जो डीएनए बना होगा लाइफ का, वो जो पहला बीज आया होगा वो आया कहाँ से होगा? वी डोंट एक्चुअली नो। अब जब लाइफ आया है तो ये सबसे पहला बात ये नेचुरल सिलेक्शन के जैसा कैसे विकसित हुआ, मतलब कि लाइफ इस तरीके से कैसे बना कि वो इवोल्व भी करता रहेगा बस। क्या लाइफ का मतलब इवोल्यूशन ही है? हम मशीनों में तो बना सकते हैं, ठीक है ना, वो बस स्पेसिफिक टास्क ही करते हैं, लेकिन वो इवोल्व नहीं कर सकते। वो बस अपने हार्डवेयर को, भले ही कैसे बताऊँ यार इसको, मतलब लाइफ हमेशा इवोल्विंग ही क्यों होता है? लाइफ हमेशा इवोल्व ही बस होता रहता है कि पहले के मुकाबले ज़्यादा एफिशिएंट बनो। देखो पहले बस वायरसेस बैक्टीरिया के नाम पर ही बस ये 2-4 लाइफ ही एग्जिस्ट करती थी इस अर्थ पे। उसके बाद डायनासोर्स आए, पेड़ पौधे आए, मतलब पेड़ पौधे, उसके बाद डायनासोर से सबसे पहले तो समुद्र में जीवन पनपा, तो उसके बाद फिर डायनासोर्स आए, मछलियाँ आई, कई सारे पेड़ पौधे की प्रजातियाँ आई। धीरे धीरे सब विकसित हो करके आप देख सकते हो चारों ओर ब्यूटी नज़ारा। ये है लाइफ जो कि हमेशा इवॉल्व करता रहता है। आई डोंट नो ये सब कैसे हुआ होगा, वियर्ड लगता है इस नेचर को समझने में। ओके, आज के लिए इतना है।